गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। छात्रों, दोपहर का नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, प्रवक्ता रसायन विज्ञान। आज छात्रों आपको डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु छात्रों, मैं आज आपको विज्ञान रसायन विज्ञान कार्बनिक यौगिक थर्ड सेमेस्टर का पार्ट थर्ड पार्ट ही है। पेट्रोलियम से प्राप्त मुख्य वस्तुओं की चर्चा करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको मिलेगा औषधियों के रूप में हमें पेट्रोल का भी यूज़ करते हैं कि औषध के रूप में पेट्रोल का क्या उपयोग होता है। औषधियों के रूप में जैसे हम देखते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्राप्त भारी तेल में ग्रीस एवं वैसलीन प्राप्त होता है। अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्राप्त भारी तेल में ग्रीस एवं वैसलीन प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे यह औषधियाँ प्राप्त हो जाती हैं। रंग की बात करें तो प्रभाजी आसवन के अंत में जो अवशेष रहता है, उसमें पिच एवं कोल अधिकांश मात्रा में होता है। पिच रंग एवं वार्निश बनाने में प्रयुक्त होता है। यह रंग की बात हो रही है, वार्निश समझते ही हैं। अब हम आपको बता दें कि कार्बन के जो हमारे पास कार्बन होते हैं उसके अक्रिस्टलीय पदार्थ में, है ना, कार्बन के अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय पदार्थ या पदार्थों में, कार्बन के अक्रिस्टलीय पदार्थों में परमाणुओं की कोई व्यवस्था नहीं होती। परमाणुओं की कोई व्यवस्था नहीं होती कि ये इसी तरह से व्यवस्थित रहेंगे, नहीं होती है, मनमानी ढंग से होती है। अक्रिस्टलीय पदार्थों में जैसे मैंने आपको बताया था कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। ग्रेफाइट में अगर हम बात करें जैसे कोक की, कोयला है कि नहीं, कोयला में जैसे लकड़ी का कोयला, ग्रेफाइट ही है, कोक इत्यादि। फिलहाल मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा, इसको राइट करिए। तो पेट्रोल से जो हमको प्राप्त होता है, बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, है ना। उन औषधियों में जैसे हम पेट्रोल को ये 330 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्राप्त भारी तेल में ग्रीस एवं वैसलीन प्राप्त होता है। यानी कि इस तेल को अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं तो हमको ग्रीस एवं वैसलीन भी प्राप्त हो सकते हैं। रंग की बात करें जैसे प्रभाजी आसवन के द्वारा अंत में जो अवशेष रहता है उसको पिच एवं कोल की अधिकांश मात्रा में हम इसे होता है, अधिकांश मात्रा में होता है इसमें, है ना। प्रभाजी आसवन के अंत में जो अवशेष रहता है उसमें पिच एवं कोल अधिकांश मात्रा में होता है। पिच रंग एवं वार्निश बनाने में भी यह प्रयुक्त होता है। कार्बन के क्रिस्टलीय पदार्थ, कार्बन के जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसमें परमाणुओं की कोई व्यवस्था नहीं होती। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट में जैसे कोयला वगैरह, लकड़ी, कोयला, कोक इत्यादि आता है। तो बारी बारी से मैं आपको इसको दिखाता हूँ, आप इसे राइट करिए। ओके,
अब जैसे मैं आपको लकड़ी का कोयला की बात करें, लकड़ी का कोयला, जैसे कास्ट चारकोल कहते हैं, कास्ट चारकोल, लकड़ी के कोयले को क्या कहते हैं? कास्ट चारकोल कहते हैं। इसमें करते क्या है हम? कास्ट चारकोल लकड़ी को, कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कमी में लकड़ी को ऑक्सीजन की कमी में अच्छी तरह जलाया जाता है। कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कमी में अच्छी तरह जलाया जाता है। इस प्रक्रम को दहन किया जाता है। उसके बाद राख प्राप्त होती है। राख प्राप्त होती है जिसे कास्ट चारकोल कहते हैं, जिसे कास्ट चारकोल कहते हैं। कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कमी में अच्छी तरह से जलाया जाता है। उसके बाद जो राख प्राप्त होती है जिसे हम चारकोल कास्ट कहते हैं, यह प्रक्रम भंजक आसवन कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? भंजक आसवन कहलाता है। बहुत सही। कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कमी में अच्छी तरह से जलाया जाता है। उसके बाद हमें कुछ राख प्राप्त होगी, ठीक है, जिसे कास्ट चारकोल कहते हैं। यह प्रक्रम भंजक आसवन भी कहलाता है, ठीक है। यह काले रंग का पदार्थ होता है। यह काले रंग का पदार्थ होता है। काला रंग मीन्स कार्बन। यह काले रंग का पदार्थ होता है। यह जल से हल्का होता है। यह जल से हल्का होता है, जिसके कारण यह जल में तैरता रहता है। के कारण यह जल में तैरता रहता है ना।
लकड़ी का कोयला यानी कास्ट चारकोल किसे कहते हैं? कास्ट चारकोल लकड़ी को जब हम ऑक्सीजन की कमी में अच्छी तरह से गर्म करते हैं, उसको जलाया जाता है, तो उसके बाद हमें कुछ राख प्राप्त होती है जिसे हम कास्ट चारकोल कहते हैं। यह प्रक्रम भंजक आसवन कहलाता है। अगर कोई पूछे आपसे कि भंजक आसवन किसे कहते हैं, तो किसी भी लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया द्वारा गर्म करने की प्रक्रिया ही भंजक आसवन कहलाता है ना। मीन्स ऑक्सीजन की कमी में किसी भी कास्ट को, किसी भी लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया भंजक आसवन कहलाता है। भंजक आसवन विधि के द्वारा प्राप्त पदार्थ जो काले रंग का होता है उसे हम कास्ट चारकोल कहते हैं। ठीक, यह काले रंग का पदार्थ होता है, यह जल से हल्का होता है, जिसके कारण यह जल में तैरता रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जंत चारकोल। किसकी बात करते हैं? जंत चारकोल। जंत चारकोल यह जंतुओं के हड्डियों के हड्डियों के भंजक आसवन से यह जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। ठीक है, जंतु चारकोल आप डिटेल देखिएगा आगे। जंत चारकोल यह जंतुओं के हड्डियों से बनाया जाता है। भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में फास्फोरस भी प्राप्त होता है। फास्फोरस भी प्राप्त होता है, अर्थात फास्फोरस के बनाने में भी फास्फोरस को बनाने में भी जंतु चारकोल का उपयोग किया जाता है।
जंत चारकोल का उपयोग किया जाता है ना। यह जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में फास्फोरस भी प्राप्त होता है, अर्थात फास्फोरस को बनाने में भी जंत चारकोल का उपयोग किया जाता है कि नहीं। जंत चारकोल का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ें हम आपको बता दें कि जंत चारकोल का उपयोग जंत चारकोल का उपयोग चीनी उद्योग जंत चारकोल का उपयोग चीनी उद्योग में, है ना, गन्ने के रस को रंगहीन करने में जंत चारकोल का उपयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस में रंगहीन करने में उपयोग में लाया जाता है। यह जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में फास्फोरस भी प्राप्त होता है, अर्थात फास्फोरस को बनाने में भी जंत चारकोल का उपयोग किया जाता है। जंत चारकोल का उपयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में उपयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं शुगर चारकोल या कैरोमल। शुगर चारकोल, ठीक है। शुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। शुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसमें चीनी के साथ गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा इसे चीनी के साथ गंधक अम्ल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। C12 H22O11 H2S4 मिला देते हैं तो आपका कार्बन अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो 12 कार्बन प्लस H2O, ठीक। तो किसी भी डिहाइड्रेट करने के लिए, काला करने के लिए, चीनी को काला कर देगा, शुगर चारकोल बन जाएगा, चीनी जल जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम जो चीनी होता है उसके अंदर H2SO4 डाल देते हैं, तो ये आसानी के साथ वो गर्म हो जाता, काला हो जाता है। तो जंतु चारकोल यह जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में फास्फोरस भी प्राप्त होता है, अर्थात फास्फोरस को बनाने में भी जंत चारकोल का उपयोग किया जाता है। जंत चारकोल का उपयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में भी उपयोग में लाया जाता है। शुगर चारकोल कार्बन का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसे चीनी के साथ गंधक अम्ल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।
C12H22O11H2SO4 डाला, 12 कार्बन प्लस 11 H2O। तो इस तरीके से आपने देखा कि चीनी को काला कर दिया। यह जो काला पदार्थ है यही शुगर चारकोल होता है ना, यही इसका शुगर चारकोल है। शुगर चारकोल प्राप्त होता है, राइट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आपको कोयले से प्राप्त ईंधन। कोयले से प्राप्त ईंधन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा कोयले से प्राप्त ईंधन निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। है ना, कोयले से प्राप्त ईंधन निम्नलिखित है जो इस प्रकार, जैसे कोल तार, यह बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है। यह बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है, जैसे बेंजीन, जैसे क्या बेंजीन, कामा टालुइन इत्यादि ना। कोयले से प्राप्त ईंधन निम्नलिखित जैसे कोलतार, यह बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है, जैसे बेंजीन, टालुइन आदि। उसके बाद हम बात करते हैं कोक की। कोक इम्पॉर्टेंट है ये। यह रिटार्ट में अवशेष के रूप में रहता है। यह रिटार्ट में अवशेष के रूप में रहता है। यह रिटार्ट में अवशेष के रूप में रहता है। कोक चारकोल की तरह कोक चारकोल की तरह यह भी एक अच्छा ईंधन है। यह भी एक अच्छा ईंधन है। यह रिटार्ट में अवशेष के रूप में रहता है। कोक चारकोल की तरह यह भी एक क्या है, अच्छा ईंधन है। ईंधन के रूप में होता है। यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है।
यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए। इसका उपयोग आपको को कहे ना, तो इसका उपयोग हम लोग धातु के अयस्क जो धातुओं के अयस्क होते हैं उसका सांद्रण किया जाता है ना। तो धातु के अयस्कों के निष्कर्षण निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। अपचायक के रूप में किया जाता है। यह रिटार्ड में अवशेष के रूप में रहता है। कोक चारकोल की तरह यह भी एक अच्छा ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग धातु के अयस्क के निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, राइट कर लीजिए। अब हम आपको बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस तो यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जैसे मीथेन, एथिलीन है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, इत्यादि। अब हम आपको बात करेंगे अग्निशामक क्या होता है ना। अग्निशामक क्या होता है। ऑक्सीजन की अग्निशामक में सबसे पहले आता है दहन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं, दहन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता अग्निशामक में दहन होता है। उसके बाद आग बुझाने की प्रक्रिया, आग बुझाने की प्रक्रिया। आग को कैसे बुझाया जाता है। आग यदि लग जा रहा है किसी रूम में, तो आग बुझाने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत का जो संचालन जहाँ से हो रहा है, लाइट काटना होगा। आग को बुझाने के लिए विद्युत के संचालन को रोकना होता है।
विद्युत के संचालन को रोकना चाहिए। जो विद्युत का संचालन हो रहा है ना, उसी को स्टॉप करिए, डिस्कनेक्ट करिए। ठीक है, बालू और पानी डालना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। बालू और पानी डालना चाहिए। आग को बुझाने के लिए विद्युत का संचालन को रोकना चाहिए, बालू और पानी डालना चाहिए। आग को नियंत्रित करने के लिए CO2 भी डालना चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि आज मैं इस टॉपिक में आपको यह बताया कि आग दहन कैसे किया जाए। दहन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलाने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। आग बुझाने की क्या प्रक्रिया है? आग को बुझाने के लिए विद्युत को संचालन रोकना चाहिए, बालू और पानी डाल देना चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो CO2 का भी प्रवाह किया जाए, और प्रयास करके कि आग को ऑक्सीजन की प्राप्ति न हो। यदि आग को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है तो फिर आप उस आग को भड़काने के बजाय उसे दबा नहीं सकते। तो आप आग को कैसे बुझाएंगे? ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उस घर में, जिस घर में बिजली हो, उसका विद्युत कनेक्शन कर दिया जाए। दूसरी, बालू और पानी डालना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो CO2 का भी प्रवाह करना चाहिए, और किसी भी कीमत पे उसे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो आग भड़क सकती है। तो इस तरह से मैंने आपकी इस टॉपिक में आज इतना ही। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अगली बार जब आऊँगा वीडियोस बनाने में, तो आपके लिए अगले वाली क्लास में जो आपके हैं विज्ञान के उपयोग, उसको पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।